गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 2 में पार्ट 6 रोककर प्रवाह पत्रक सीख रहे हैं, जिसमें अभी तक अलग अलग 3 वीडियो के माध्यम से हमने परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव रोककर प्रवाह क्वेश्चन नंबर हमने 17 तक पूरा कर लिया। 16 तक मैंने करवाया था और 17 नंबर का क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको रोककर प्रवाह पत्रक का अर्थ, उसके बाद कंपनी के रोककर प्रवाह के अलग अलग प्रवृत्तियों का वर्गीकरण, परिचालन प्रवृत्ति क्या होता है, विनियोग प्रवृत्ति क्या होता है और वित्तीय प्रवृत्ति क्या होता है, उसके बारे में और उसके कुछ उदाहरणों को बताया था। दूसरे वीडियो में परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव रोककर प्रवाह पत्रक का नमूना और क्वेश्चन नंबर 15 मैंने करवाया था, और लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 करवाया था और क्वेश्चन नंबर 17 और उदाहरण 5, 6 और 8 आपको होमवर्क के रूप में दिया था, यानी प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। आज हम लोग दूसरी प्रवृत्ति विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव रोककर प्रवाह पत्रक को सीखने वाले हैं। दोस्तों, पहला वाला ही कठिन था, परिचालन प्रवृत्ति। दूसरा और तीसरा काफ़ी आसान है। विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव रोककर प्रवाह पत्रक के लिए आपको कोई अलग से नमूना याद रखने की जरूरत नहीं है। विनियोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, तो उसके लिए मैंने क्या लिखवाया था आपको, कंपनी के किसी भी गैर चालू संपत्ति या विनियोग के खरीदी बिक्री से संबंधित जो प्रवृत्तियां होती है उसे हम विनियोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कंपनी की कोई भी गैर चालू संपत्ति, जिसके अंदर विनियोग भी आता है, गैर चालू विनियोग, जिस गैर चालू संपत्ति को ही आप बिन चालू संपत्ति या बिन चालू विनियोग कहते थे आप कंपनी के वार्षिक हिसाब में, तो उन संपत्तियों के खरीदी बिक्री से जुड़ा हुआ जो व्यवहार है, या प्राप्त डिविडेंड, प्राप्त ब्याज, इससे जुड़ा हुआ जो व्यवहार है वो कहलाता है विनियोग प्रवृत्ति। अब उसमें आवक जावक क्या होगा, रोकड़ की आवक कैसे होगी और जावक कैसे होगी, तो आपको पता है कि जब हम संपत्ति बेचेंगे तो संपत्ति हमारे पास से जाएगा, लेकिन रोकड़ क्या होगा, आएगा। तो अगर रोकड़ आएगा तो रोकड़ का आवक रोकड़ प्रवाह। तो जब भी लिखा होगा कि जमीन बेचा, मकान बेचा, यंत्र बेचा, फर्नीचर बेचा, विनियोग बेचा, बेचा शब्द लिखा होगा, तब क्या होगा, रोकड़ का आवक रोकड़ प्रवाह होगा और तब आपको प्लस में लिखना होगा। लेकिन जमीन खरीदा, यंत्र खरीदा, मकान खरीदा, ख्याति के चुकाए, पेटेंट के चुकाए, ऐसा लिखा होगा तो रोकड़ जाएगा, तब जावक रोकड़ प्रवाह होगा, तब आपको माइनस में लिखना होगा। ब्याज मिला, डिविडेंड मिला, तब आवक रोकड़ प्रवाह कहलाएगा और तब आपको प्लस में लिखना होगा। ब्याज चुकाया, डिविडेंड चुकाया, तब जावक रोकड़ प्रवाह होगा, लेकिन इसमें नहीं लिखना है, क्योंकि वो विनियोग का जावक रोकड़ प्रवाह हो ही नहीं सकता, वो वित्तीय का जावक रोकड़ प्रवाह होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा वो, क्योंकि ब्याज चुकाया, डिविडेंड चुकाया, ये वित्तीय प्रवृत्ति है, विनियोग की प्रवृत्ति नहीं है। क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है अगर कहीं पर, तो ब्याज चुकाने की बारी हमारी हो ही नहीं सकती, हमें ब्याज चुकाना नहीं पड़ेगा, उल्टे हमें ब्याज मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, इसलिए चुकाया लिखा भी होगा तो नहीं आएगा। क्योंकि विनियोग प्रवृत्ति वाले में आपको कन्फ्यूज करने के लिए उन्होंने 2-3 वित्तीय प्रवृत्तियों का भी दिया होगा, तो आपको पहचानना है कि संपत्ति की खरीदी बिक्री और प्राप्त ब्याज, प्राप्त डिविडेंड, वही सिर्फ विनियोग प्रवृत्ति में आएगा और बाकी सारे चीज़ें को यहाँ पे लेखा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सवाल देखेंगे तो हमें ज़्यादा ख्याल आएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो विनियोग प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है वो करने वाले हैं। तो पेज नंबर 286 क्वेश्चन नंबर 18 कोशिश करूँगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर विनियोग प्रवृत्तियों में से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है, फॉर्मेट आप देख सकते हैं, विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव रोकड़ प्रवाह पत्रक, विवरण, रकम, रकम, रकम के 2 कॉलम बनाए हैं, आप चाहे तो रकम के सिंगल कॉलम भी बना सकते हैं, 2 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। 2 कॉलम इसलिए बनाया था कि आवक को आप इस कॉलम में लिख सकते थे, जावक को, लेकिन अगर आप 2 कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो सिंगल कॉलम में ही हो जाएगा। और अभी मैं फिलहाल भले 2 कॉलम बना दिया हूँ, लेकिन सिंगल कॉलम में ही आपको करवा दूंगा, यानी खाली आपको कॉलम बनाना है विवरण और रकम। अब फिर से आपको याद दिला दूं, लिखा होगा संपत्ति का विक्रय तो आवक, खरीदी तो जावक, ब्याज डिविडेंड मिला तो आवक, बस इतना ही ध्यान रखना, बाकी सबका एंट्री नहीं होगा। तो पहले क्या लिखा हुआ है, गैर चालू विनियोग का विक्रय, तो गैर चालू विनियोग का विक्रय लिखा हुआ है तो क्या होगा, आवक। तो गैर चालू विनियोग का विक्रय, बस आपको ऐसे देख कर लिख देना है, गैर चालू विनियोग का विक्रय। तो अगर हम विनियोग बेचेंगे तो क्या होगा, रोकड़ हमारे पास आएगा, आएगा तो आवक रोकड़ प्रवाह, तो प्लस में 88,000, बस ऐसे लिख देना, दूसरे कॉलम की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, जमीन की खरीदी, यंत्र की खरीदी, दोनों में क्या कर रहे हैं, हम खरीदी कर रहे हैं, तो जमीन और यंत्र की खरीदी करेंगे तो क्या होगा, रोकड़ जाएगा, तो यहाँ पे एंट्री होगा। पहले तो सबसे पहले आपको अपने मन में 2 प्रश्न पूछना है। पहला प्रश्न ये कि यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, तो अगर जवाब आता है कि हाँ आएगा, तब उसके बाद दूसरा प्रश्न फिर लागू होता है कि आवक रोककर प्रवाह है कि जावक रोककर प्रवाह, यानी 2 चीज़ें पहचानना। पहला तो ये पहचानना है कि वो विनियोग की प्रवृत्ति है कि नहीं,
उसके बाद दूसरा फिर प्रश्न होगा आपका कि वो आवक रोक का प्रवाह है कि जावक रोक। तो जमीन मकान की बात हो रही है मतलब विनियोग की प्रवृत्ति है, यंत्र की बात हो रही है मतलब विनियोग की प्रवृत्ति है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, खरीदी लिखा हुआ है मतलब जावक रोक का प्रवाह। तो जमीन की खरीदी और उसी के नीचे यंत्र की खरीदी, दोनों साथ में ही लिख दे रहा हूं, जमीन की खरीदी, यंत्र की खरीदी। तो जमीन की खरीदी कितना दिया हुआ है, 1,48,000 खरीदी है तो जावक रोक का प्रवाह है, जावक है तो आपको माइनस में लिखना है ऐसे कोष्टक में। यंत्र की खरीदी वो भी जावक रोक का प्रवाह है तो उसे भी माइनस में लिखना है 98,000। तभी तो हम लास्ट में जब प्लस माइनस करेंगे तो अगर हमारा प्लस में आएगा तो शुद्ध आवक रोक का प्रवाह कहलाएगा और माइनस में आएगा तो शुद्ध जावक रोक का प्रवाह कहलाएगा। चलिए उसके आगे क्या है, फर्नीचर की बिक्री, फिर से बिक्री आया, बिक्री होगा तो क्या होगा, आवक रोक का प्रवाह। तो लिखेंगे फर्नीचर की बिक्री, फर्नीचर की बिक्री कितना दिया हुआ है फर्नीचर की बिक्री, तो फर्नीचर की बिक्री दी हुई है 45,000, तो प्लस में 45,000। उसके बाद क्या लिखा है, विनियोग पर डिविडेंड मिला, विनियोग पर डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड मिला ये आपके लिए क्या होगा, आवक रोक का प्रवाह। मिला वाला आ सकता है क्योंकि डिविडेंड क्यों मिलेगा, क्योंकि हम कहीं शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी के विनियोग खरीदेंगे तो डिविडेंड मिलेगा, तो मिला वाला आएगा, याद रखिएगा चुकाया वाला नहीं आ सकता। तो डिविडेंड मिला कितना लिखा हुआ है, 40,000, तो वो भी आवक रोक का प्रवाह क्योंकि रोककर आपके पास आएगा। जिसमें रोककर आएगा वो आवक रोक का प्रवाह, वो प्लस में लिखा जाएगा, जिसमें रोककर जाएगा वो माइनस में लिखा जाएगा। फिर लिखा है ख्याति का चुकाया, यस ख्याति हमारी संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति भले है लेकिन संपत्ति तो है और बिन चालू संपत्ति में ही आता है ख्याति भी। तो ख्याति का चुकाया तो रोककर आएगा कि जाएगा, तो रोककर जाएगा, तो क्या कहलाएगा, जावक रोक का प्रवाह। ख्याति का चुकाया, ख्याति का चुकाया कितना है, तो ख्याति का चुकाया है 32,000, तो माइनस में 32,000। जावक रोक का प्रवाह होगा तो याद रखिएगा आपको माइनस में लिखना है यानी कोष्टक में लिखना है। उसके बाद अंश प्रकाशित किया, अगर हम शेयर प्रकाशित करेंगे तो क्या होगा, रोककर आएगा, तो आवक रोक का प्रवाह तो है वो, लेकिन कौन सी प्रवृत्ति का, वित्तीय प्रवृत्ति का। मैंने आपको सभी प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। अंश प्रकाशित करेंगे रोककर आएगा, नो डाउट, आवक रोक का प्रवाह भी है, लेकिन कौन सी प्रवृत्ति का आवक रोक का प्रवाह है, वित्तीय प्रवृत्ति का आवक रोक का प्रवाह है। और हम यहाँ पे क्या काउंट कर रहे हैं, विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव रोक का प्रवाह की गणना कर रहे हैं, तो इसलिए अंश प्रकाशित किया नहीं आएगा। डिवेंचर शोधन किया, रोककर जाएगा इसमें, लेकिन ये भी किसका जावक रोक का प्रवाह है, वित्तीय प्रवृत्ति का जावक रोक का प्रवाह है। मैंने उसके भी उदाहरण में आपको बताया हुआ है, पहले वीडियो को आप फिर से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। लोन ली, लोन लेंगे तो क्या होगा, रोककर आएगा, लेकिन ये भी कौन सी प्रवृत्ति का है, वित्तीय प्रवृत्ति का। तो सवाल आपका खत्म। इतना आसान सा सवाल रहता है 4 मार्क्स का। परिचालन प्रवृत्ति अगर आपने सीख लिया होगा तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस अब यहाँ पे आपको जोड़ लेना है और लिखना है विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव, विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव शुद्ध आवक की जावक प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, कितना, 1,05,000 माइनस में आ रहा है, तो यह कहलाएगा आपका शुद्ध जावक रोक का प्रवाह। अब प्लस माइनस करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये माइनस में आ रहा है 1,05,000, तो ये कहलाएगा विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव शुद्ध जावक रोक का प्रवाह। बस ये हो गया आपका 4 मार्क्स का सवाल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा इससे हल्का सा कठिन है, पेज नंबर 287 पे है क्वेश्चन नंबर 19। कोशिश करूंगा कि वो भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर विनियोग की प्रवृत्तियों में से उद्भव रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। सेम ऐसा ही है, बस 2 अलग अलग वर्ष दिए हुए हैं, 2016 और 2017। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कोई संपत्ति 2016 की अपेक्षा 17 में बढ़ जाए, किसी संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है। तो संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कि हमने संपत्ति खरीदा होगा। एक मन में आपके और विचार होगा कि उसका भाव बढ़ जाएगा, वो अभी यहाँ पे नहीं सोचना है, सिर्फ इतना समझना है कि संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो रही है। पहले अगर हमारे पास 5 लाख का यंत्र था, अब हमारे पास अगर 8 लाख का यंत्र है, तो संपत्ति में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, संपत्ति हमने क्या किया होगा, खरीदा होगा। यानी 16 की अपेक्षा 17 में बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या किया होगा, खरीदा होगा। और खरीदा होगा मतलब आवक की जावक तो जावक, क्योंकि संपत्ति बढ़ रहा है ना, लेकिन संपत्ति अगर हमने खरीदा होगा तो रोकड़ आएगा कि जाएगा, तो रोकड़ जाएगा। तो एक क्लियर हो गया कि अगर 2016 की अपेक्षा 2017 में कोई संपत्ति बढ़ रहा होगा तो वो एक ही कारण से बढ़ रहा होगा, खरीदने की वजह से। और जब हम संपत्ति की खरीदी करेंगे तो संपत्ति तो आएगा हमारे पास, लेकिन हम संपत्ति का यहाँ पे हिसाब नहीं कर रहे, रोकड़ का हिसाब कर रहे कि रोकड़ आएगा कि जाएगा। तो संपत्ति की खरीदी करेंगे तो संपत्ति आएगा लेकिन रोकड़ जाएगा, और रोकड़ जाएगा तो क्या होगा, जावक रोकड़ प्रवाह। तो पहला वाला क्लियर हो गया कि 16 की अपेक्षा अगर 17 में संपत्ति बढ़ रहा है तो जावक रोकड़ प्रवाह, उसे कहेंगे क्या, संपत्ति की
खरीदी, चाहे जो भी संपत्ति का नाम दिया हो, एक हो गया। दूसरा कि अगर कम हो रहा होगा, 2016 की अपेक्षा 2017 में कोई संपत्ति कम हो रहा होगा, तब उसके दो विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प कि उसका घिसाई हुआ होगा, घिसाई होने या अपलिखित होने की वजह से भी संपत्ति में कमी आती है। और दूसरा विकल्प कि हमने उसे बेच दिया होगा। पहला क्या, घिसाई हुआ होगा, और दूसरा बेच दिया होगा। तो घिसाई तो बिन रोककर खर्च होता है, उसका तो लेखा ही नहीं होगा, लेकिन बेच दिया होगा तो उसका लेखा होगा। बेचेंगे संपत्ति को तो क्या होगा, रोककर आएगा और वो आवक रोककर प्रवाह कहलाएगा। लेकिन फिर एक प्रश्न यहाँ पे ये खड़ा होता है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कब घिसाई गिनना है और कब बिक्री समझना है। तो बिक्री के लिए दोस्तों बिक्री लिखा ही होगा, बिक्री के लिए बिक्री लिखा होगा। अगर कोई संपत्ति कम हो रहा है और बिक्री भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो उसका घिसाई है या अपलिखित है। जैसे अदृश्य संपत्तियों के लिए अपलिखित वर्ड का यूज होता है, ख्याति अपलिखित, पेटेंट अपलिखित। ख्याति का घिसाई, पेटेंट का घिसाई बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसके लिए अपलिखित, अदृश्य संपत्तियों के लिए अपलिखित शब्द का उपयोग किया जाता है घिसाई के बदले। तो क्या बताया मैंने कि वृद्धि होगा तो पक्का एक ही बात कि क्या किया होगा, खरीदी किया होगा, जावक रोक का प्रवाह। ऐसा हो तो कहीं नोट कर लीजिएगा कि अगर संपत्ति की कीमत में गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में वृद्धि हो तो संपत्ति की खरीदी, जावक रोक का प्रवाह। संपत्ति की कीमत में अगर वृद्धि हो तो खरीदी माना जाएगा, और खरीदी माना जाएगा तो क्या होगा, जावक रोक का प्रवाह। लेकिन संपत्ति की कीमत में अगर कमी हो तो दो बातें हो सकती है, घिसाई या अपलिखित भी हो सकता है और बिक्री भी हो सकता है। तो कुछ नहीं लिखा है तो उसे घिसाई अपलिखित समझना है, जिसका लेखा नहीं होगा, और अगर बिक्री लिखा है तो उसको बिक्री समझना है, और वो क्या कहलाएगा, आवक रोक का प्रवाह। लेकिन विनियोग अपवाद है, विनियोग अगर कम हो रहा है तो बिक्री ही होगा, क्योंकि आपको पता है विनियोग पर कभी घिसाई और अपलिखित नहीं होता। आपने वार्षिक हिसाब सीख लिया है, प्रवेश निवृत्ति से बहुत सारे चैप्टर सीख लिए, विनियोग पर कभी घिसाई या अपलिखित नहीं होता। इसलिए विनियोग में अगर किसी कारण से कमी हो रहा है तो वो एक ही कारण हो सकता है, बिक्री। बाकी किसी संपत्ति पे, जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, जमीन पे भी नहीं होता ऐसे, मकान, यंत्र, फर्नीचर, ख्याति, ये सब अगर कम हो रहा है तो घिसाई या अपलिखित माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अब आप फटाफट समझ जाएंगे। तो पहला है प्लांट और यंत्र। 2016 में है 7,20,000 और 2017 में है। ऐसे कितने लोग क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में प्लांट या यंत्र का खाता बनाते हैं। तो आप खाता बना के करेंगे, आपके स्कूल में या दूसरी जगह अगर कहीं खाता बना के करवा रहे होंगे तो भी वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। और ऐसे अगर आसान तरीके से करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इसके कुछ उदाहरण है जिसमें खाते बनाए हुए हैं, तो वो थोड़ा अलग है, उसमें बहुत सारा एक ही यंत्र के बारे में या फर्नीचर के बारे में, किसी एक ही संपत्ति के बारे में कहा है। तो उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, पहले लास्ट ईयर ही बनाया हुआ था, तो उस लाइव लेक्चर लिया हुआ है मैंने, उस लाइव लेक्चर में भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 18, 19, 18 का अलग वीडियो है, उसमें विनियोग प्रवृत्ति को समझाकर क्वेश्चन नंबर 18 का वीडियो बनाया गया है। 19 का अलग वीडियो है जिसमें विनियोग प्रवृत्ति को समझाकर 19 का वीडियो बनाया है, और साथ ही साथ कुछ उदाहरण को भी करवाया है। तो आपको अगर वो उदाहरण भी देखना है तो आप वो लाइव लेक्चर की वीडियो में इसी प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो इसी के साथ साथ वो लाइव 2 लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो उदाहरण के प्रश्न अगर आपको समझना है तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और सिर्फ 18-19 करना है तो यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ आपको, वहाँ पे भी आपको 18-19 भी मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो बड़ा वीडियो है, 1 घंटे का लाइव लेक्चर का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट यंत्र 16 में दिया हुआ है 7,20,000 और 17 में दिया है 9,20,000। तो क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। प्लांट यंत्र क्या है, संपत्ति, संपत्ति में वृद्धि। वृद्धि का क्या कारण बताया था मैंने, एक ही कारण कि क्या किया होगा, हमने खरीदी किया होगा। तो खरीदी किया होगा तो आवक की जावक, तो जावक रोक का प्रवाह। लिखेंगे क्या, प्लांट यंत्र की खरीदी। प्लांट यंत्र की खरीदी कितने की खरीदी की है, तो 7,20 से बढ़कर 9,20 हुआ है, मतलब 2 लाख की खरीदी किया है। यहाँ पे भी 2 कॉलम बना दिया है, लेकिन 2 कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही कॉलम में हो जाएगा। तो 2 लाख माइनस में, क्यों माइनस में, क्योंकि खरीदी हुई है। फिर उसके बाद नीचे लिखा है प्लांट यंत्र और यंत्रों का घिसाई फंड। तो घिसाई फंड का कहीं कोई लेखा नहीं होगा, किसी भी प्रवृत्ति में उसका लेखा नहीं होगा, क्योंकि घिसाई फंड कैसा खर्च है, बिन रोककर खर्च है, और बिन रोककर खर्च में रोककर आता जाता नहीं है। उसके बाद ख्याति, ख्याति कितना दिया है 16 में 95,000 और 17 में कितना हो गया है 90,000। 5,000 कम तो हुआ है, तो कम होने पर 2 बातें हो सकती है। मैंने क्या बताया आपको, कितनी बातें, 2 बातें, या तो घिसाई हो सकता है या तो बिक्री हो सकता है। तो घिसाई होगा तो लेखा नहीं करना है, अपलिखित होगा तो, और बिक्री होगा तो लिखा होना चाहिए कि बिक्री, तो नहीं लिखा हुआ है मतलब बिक्री नहीं है, अपलिखित किया है, तो अपलिखित का यहाँ पे एंट्री नहीं होगा, लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ख्याति के बाद नीचे क्या है, पेटेंट। 2016 में कितना है 1,30,000 और 2017 में कितना है 70,000। तो इसमें भी कमी हुई है, और आपको लग रहा है कि इसमें भी नहीं लिखा है। नहीं दोस्तों, इसमें लिखा है, सबसे नीचे देखेंगे ना आप, आपको शायद उस समय नहीं मिलेगा लेकिन सबसे लास्ट में मिलेगा आपको।
बाद में भी मिल जाए तो लिख दीजिएगा जरूर। तो सबसे नीचे देखो लिखा है वर्ष दौरान कुछ पेटेंट का विक्रय किया है। अगर नहीं लिखा होता तो इसे भी हम अपलिखित समझ के इसका भी लेखा नहीं करते, लेकिन लिखा हुआ है नीचे। अभी नहीं मिलेगा तो सवाल के लास्ट में तो आपको मिल ही जाएगा, तो उस समय लिख दीजिएगा तो भी चलेगा। पेटेंट का विक्रय, कितना विक्रय किया है हमने, तो कितने से कितना हो गया है, 1,30,000 से 70,000 हो गया है, मतलब 60,000 का हमने विक्रय कर दिया है। तो 60,000 का विक्रय कर दिया तो क्या होगा, आवक की जावक, तो आवक रोककर प्रवाह, रोककर हमारे पास क्या होगा, आएगा। चलिए पेटेंट के बाद क्या है, 10% के विनियोग, तो ये तो अगर बढ़ा होगा तो खरीदी और घटा होगा तो बिक्री, क्योंकि इसमें तो घिसाया अपलिखित होता नहीं है। तो 10% के विनियोग पहले कितना था, 2,70,000 और अब घट के कितना हो गया है, 95,000। तो घटा है मतलब क्या हुआ होगा, बिक्री हुआ होगा। तो क्या लिखेंगे, 10% के विनियोग का विक्रय, 10% के विनियोग का विक्रय कितना, 2,70,000 से घट के 95,000 हुआ है, 1,75,000। फिर उसके बाद सामान्य अनामत, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि कोई संपत्ति नहीं है, ये लाभ हानि भी संपत्ति नहीं है, इक्विटी अंश पूंजी से भी कोई लेना नहीं। बैंक लोन भी दायित्व में आता है। चालू दायित्व, देखिए कितना आसान सवाल रहता है, सब खत्म हो गया, लास्ट में एक बचा खाली, विनियोग पर प्राप्त ब्याज, तो यस वो आएगा 18,000। विनियोग पर प्राप्त ब्याज, प्राप्त ब्याज 18,000। प्राप्त ब्याज है तो रोकड़ आएगा कि जाएगा, तो रोकड़ आएगा, तो 18,000 प्लस में आएगा। अब नीचे लिख देंगे हम, बस सवाल हमारा पूरा हो गया। विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव, विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव शुद्ध आवक रोकड़ प्रवाह, क्योंकि प्लस में आने वाला है इसलिए शुद्ध आवक रोकड़ प्रवाह कितना, आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ लेना है और उसमें से 2 लाख माइनस कर देना है, 53,000। 53,000 प्लस में आएगा, और प्लस में आएगा इसलिए मैंने क्या लिखा है, आवक रोकड़ प्रवाह, शुद्ध आवक रोकड़ प्रवाह। दोस्तों ये वीडियो जो मैं बना रहा होता हूँ ये मेरे स्कूल के क्लास में बना रहा होता हूँ। ये क्लास में बच्चे लाइव पढ़ भी रहे होते हैं और आपके लिए मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, क्योंकि आप में से कई लोगों का कहना था कि वो कहीं ट्यूशन नहीं जाते हैं, स्कूल में भी उनका नहीं हो पा रहा है या प्राइवेट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप ध्यान से इसको पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अगर हम मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आपको भी उसे ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18, 19, हमारा 2 टॉपिक क्लियर हो गया, परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव रोकड़ प्रवाह और विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव रोकड़ प्रवाह। साथ ही साथ इसकी तरह कुछ एग्जाम्पल है जो सेम टू सेम इसकी तरह नहीं है, उसमें यंत्र खाता या फर्नीचर खाता ऐसा बनाना है तो उसके भी वीडियो बने ही हुए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ या कोशिश करूँगा कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक रख दूँ, लेकिन वो लास्ट ईयर बनाया हुआ है तो उसमें कुछ सूचनाएं ऐसी दी गई है कि परिचालन आपको नहीं पढ़ना है, वित्तीय आपको नहीं पढ़ना है, तो वो लास्ट ईयर के लिए थी। इस साल आपको सब पढ़ना है, बस उस वीडियो का उपयोग सिर्फ इतना आपको कर लेना है कि उस वीडियो में कुछ उदाहरण बताए गए हैं या इसी सब प्रश्नों को करवाया गया है, तो आपको रिवीजन के रूप में वो वीडियो देखना है या उदाहरण का हल प्राप्त करने के लिए अगर वीडियो देखना है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूं, नहीं तो फिर प्लेलिस्ट में इसी के ग्रुप में उसे भी, उस वीडियो को भी रखा होगा, ऐड किया होगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम वित्तीय प्रवृत्ति से उद्भव रोकड़ प्रवाह को सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 और 21, तब हमारा पार्ट 6 पूरा हो जाएगा। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 ये कंप्लीटली हमारा पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।